फुरकान है। अच्छा फुरकान, आपने रिकॉर्डिंग लगा दी? ओके ओके। तो लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया? लास्ट टाइम हमने देखा था पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है। तो आज जो उसका दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, इक्विडिस्टेंस पल्स कंट्रोल में हमारे पास दो मेथड्स है, एक पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, नेक्स्ट है हमारा पल्स फेज कंट्रोल। बिल्कुल पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और पल्स फेज कंट्रोल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। खाली इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें जहाँ पे हम इंटीग्रेटर वहां पे यूज करते हैं इंटीग्रेटर, और इंटीग्रेटर में आप देख रहे थे वहां पे जो लिमिट्स लिए थे हम, यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे इंटीग्रेटर का काम क्या होगा, खाली चार्ज करना और डिस्चार्ज, और चार्ज और डिस्चार्ज कौन होगा, कैपेसिटर। और सर्किट में आप देख सकते हो हमने जो इंटीग्रेटर यहाँ पे लगाया, यहाँ खाली आपकी रैंप सिग्नल जनरेट होगी, और रैंप सिग्नल कौन जनरेट करेगा, यहाँ पे कैपेसिटर हम लगाते हैं, कैपेसिटर चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, ताकि हम कंपेयर करें फिर रेफरेंस और एरर वोल्टेज, या इसको कंट्रोल वोल्टेज भी बोलते हैं। तो उसको हम कंपेरिजन करने के लिए हम यहाँ पे रैंप सिग्नल जनरेट करते हैं, और फिर जहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा वहां पे हमारा जो जनरेटिंग फायरिंग पल्स वो जनरेट होगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे सर्किट में क्या है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर वही सर्किट है। और फिर आगे हमें रिंग काउंटर लगाया ताकि हम जो कि हमें सिमेट्रिक गेट पल्स देनी है, वो भी 6 पल्स कन्वर्टर अगर होगा तो 6 पल्स हमें देनी है, 6 कन्वर्टर उसको हम यहाँ पे रिंग काउंटर आउटपुट पे कनेक्ट करेंगे। तो इससे पहले हमारा पूरा जो है वो वोल्टेज से हम इसी को कंट्रोल कर रहे हैं, वोल्टेज के बेस पे हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। लोग आप ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसमें क्या बेनिफिट है एज कम्पेयर टू पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में? इसमें यही आपका फायदा है कि ये ज्यादा फास्ट है, क्योंकि इस इंटीग्रेटर के यहाँ पे जो इंटीग्रेटर है जो काम करेगा वो बहुत तेज काम करेगा। आप कैप्चर को, आपको पता है कैप्चर को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है और डिस्चार्ज होने में, बहुत ही कम टाइम में हमारा कैप्चर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो इसमें इसमें जो रेस्पॉन्स होगा इंटीग्रेटर का वो बहुत बहुत फास्ट होगा। अगर इंटीग्रेटर का रेस्पॉन्स फास्ट होगा तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे हमने जो कंपेरेटर लगाया, वो रेफरेंस वैल्यू और इस कंट्रोल वोल्टेज को जब वो कंपेयर करेगा, उसके उसको जो पल्स मिलेगा वो बहुत जल्दी मिलेगा, और जो हमारे फिर आगे जो पल्स जनरेटर होगा हमें पल्स भी बहुत जल्दी मिल सकती है। उनका मतलब रेस्पॉन्स होगा, रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम टाइम में ये हमें रेस्पॉन्स मिलेगा अकॉर्डिंग दिस रेफरेंस V3 वोल्टेज। एंड यहाँ पे जो एरर वोल्टेज से हम रैंप सिग्नल जनरेट करेंगे, एरर वोल्टेज को कंट्रोल वोल्टेज भी बोलते हैं हम। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो इसका यही यहाँ पे फायदा है कि इसका जो रेस्पॉन्स है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू दैट, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड करती है कैप्चर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे। यहाँ पे हम कैप्चर यूज करते हैं, ठीक है। उस केस में जो इंटीग्रेटर था वो किसी और सर्किट से हमें बनाया होगा, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कंपेरेटर, वहाँ पे हम ओपीएम से ओपीएम यूज करते और वहाँ पे हम लिमिट्स लेते फिर इंटीग्रेट करा उसके बेस पे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैप्चर और कैप्चर को चार्ज होने में ट्रांजिएंट टाइम में हमारा कैप्चर चार्ज होता है। जो ही हम कैप्चर किसी सर्किट में लगाते हैं कैप्चर इंस्टेंटली चार्ज होता है, और डिस्चार्ज होने में कोई मतलब टाइम ही नहीं लगता उसमें, आप माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में आप बात उसमें मतलब डिस्चार्ज होता है, और चार्ज भी मिली सेकंड में होता है, ठीक है। तो ये इसका एक फायदा है, यहाँ पे रेस्पॉन्स इसका जो है वो फास्ट है। तो नीचे आप देख सकते हो रैंप सिग्नल जो हमारे पास है वो रेफरेंस वैल्यू जहाँ पे इंटरसेक्शन करेगी वहां पे आपका यहाँ पे पल्स जनरेट होगी। बेसिकली ये जो रैंप सिग्नल है ये चार्जिंग का टाइम है, फिर ये डिस्चार्जिंग देख लो आप। तो चार्ज एक इतने साइकिल में चार्ज होगा कैप्चर, फिर डिस्चार्ज होगा। जहाँ पे ये डिस्चार्जिंग का केस अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फायरिंग पल्स है वो यहाँ पे जनरेट होगा इंटरसेक्शन के टाइम। और कई बार क्या होगा, अगर हमारा जो ये है रेफरेंस वोल्ट क्या बोलेंगे हम इसको, कंट्रोल वोल्टेज या एरर वोल्टेज, अगर ये चेंज हो गया मतलब एरर ज्यादा आ गया, तो इसका जो वहां पे क्या था, वहां पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल ये डिक्रीज हो रहा था, एक्सपोनेंशियल ये डिक्रीज हो रहा था। उससे क्या हो रहा था, हमारी बहुत सारे जो भी आगे पल्सेस 5-6 आ रही थी पल्सेस, उनमें जो गैप थी पल्सेस के बीच में जो गैप, कुछ एंगल का गैप, वो चेंज हो रहा था, वो वेरी हो रहा था बहुत सारे पल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे अगर एरर वोल्टेज चेंज होगी तो सीधा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कंट्रोल वोल्टेज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, एक पल्स में आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, थोड़ा सा लैग हो जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर से वो नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो ये चीज यहाँ पे फायदा है। तो बेसिकली हम इसमें रेस्पॉन्स फास्ट होने की वजह से हम ये स्कीम भी यूज करते हैं। बाकी इसमें सर्किट बिल्कुल सेम है एज
वी हैव डिस्कस इन पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, सेम सर्किट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भी मेथड्स हमने अब तक देखे, ये थे फॉर फायरिंग एंगल कंट्रोल। हमने फायरिंग एंगल को कंट्रोल करना था अल्टीमेटली। अल्टीमेटली हमारा जो मकसद था वो था फायरिंग एंगल को कंट्रोल करना। और फायरिंग एंगल से हम फायरिंग एंगल को ही क्यों कंट्रोल करते हैं, ताकि हम जो लिंक में, जो डीसी लिंक में करंट है उसको कंट्रोल करें या वोल्टेज को कंट्रोल करें। तो बेसिकली हमारा जो भी मतलब करंट कंट्रोल एंड वोल्टेज कंट्रोल वो डिपेंड करता है फायरिंग एंगल पे ही। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं। आप करंट कंट्रोल का देखते हैं। करंट कंट्रोल में क्या करना है, यहाँ पे देखो कैसे हम करंट कंट्रोल मेथड लगाते हैं। ये हमारी डीसी लिंक है, यहाँ पे कन्वर्टर है और आगे हमारी डीसी लिंक है। दिस इज ए स्मूथिंग रिएक्टर, आप देख सकते हो। हम क्या करते हैं यहाँ पे करंट मेजरमेंट सर्किट होगा, वो करंट को मेजर करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे रेफरेंस करंट जो कि डीसी लिंक में होना चाहिए। जो आपने जो हायरार्की हमने पढ़ा, मास्टर कंट्रोल क्या डिसाइड करता है, रेफरेंस करंट। तो वही रेफरेंस करंट और ये मेजर्ड करंट यहाँ पे डिसाइड होगा। अगर इनमें कुछ वेरिएशन होगी वो किसको जाएगी, वो एरर सिग्नल। अगर इनमें कुछ वेरिएशन आएगी दैट विल बी एरर सिग्नल, वो एरर सिग्नल जाएगी इसमें करंट कंट्रोलर में। और करंट कंट्रोल क्यों लगाते हैं हम यहाँ पे, बेसिकली एरर सिग्नल का वैल्यू कम होगा तो उसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा सिस्टम इसको सेंस करे आगे, तो हम इसको थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे। यहाँ पे करंट कंट्रोल हम लगाते हैं आगे। तो यहाँ पे जो करंट कंट्रोल है ये एक वोल्टेज जनरेट करेगा, वीसी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम और होता है, और वो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास अल्फा, ठीक है, जो हमारा अल्फा होता है फायरिंग एंगल, वो जनरेटर होता है यहाँ पे, अल्फा जनरेटर। यहाँ पे अल्फा जो अभी हमने पढ़ा, अल्फा किसी जनरेटर होता है, वो सर्किट बेसिकली यहाँ पे होता है, ठीक है। और आगे हमने क्या लगाया होता है, अल्फा मेजरिंग। ये इस दोनों में क्या, ये कैसे काम करता है यहाँ पे, जो अभी करंट हमारा जो वाल्व है ये कौन से फायरिंग एंगल पे काम कर रहा है, वो फायरिंग एंगल इसको यहाँ से मिलेगा। अब देख रहे हो सीधे कन्वर्टर को दिया है, यहाँ से फायरिंग एंगल मिलेगा इसको। जो अभी फायरिंग एंगल कन्वर्टर को मिल रहा है उसको हमने फीडबैक किया, यहाँ से हमने फीडबैक किया। और जो रेफरेंस फायरिंग एंगल होना चाहिए, और यहाँ पे एरर वोल्टेज, अगर इन दोनों में कोई चेंज आ गई, एरर वोल्टेज दिस मेजर्ड अल्फा एंड दिस रेफरेंस अल्फा, अगर इन दोनों में कोई चेंज आई तो यहाँ पे हमारा अल्फा उसी हिसाब से चेंज होना चाहिए। फिर अगर हमें कोई मिसमैच आया उस हिसाब से हमें फिर हमारा अल्फा भी चेंज होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे एफसीओ लगाते हैं, ताकि जो आगे जो फायरिंग एंगल जाएगा। और यहाँ पे आप एक पॉइंट ध्यान में रखिए, अल्फा एक एब्रप्टली हम चेंज नहीं कर सकते। अल्फा इसको थोड़ा सा टाइम लगता है अल्फा चेंज होने में। हम जब आप पढ़ोगे आगे एक टॉपिक आएगा, स्टार्टिंग ऑफ डीसी लिंक एंड स्टॉपिंग ऑफ डीसी लिंक। तो एब्रप्टली हम कोई भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम अल्फा को धीरे धीरे से बढ़ाएंगे, और जब ऑफ करना होगा और फिर इन्वर्टर मोड में और रेक्टिफायर मोड में, दोनों में हम अल्फा को ग्रेजुअली चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम एफसीओ सर्किट लगाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो अल्फा होगा आगे इस एरर वोल्टेज या एरर के अकॉर्डिंग हमारा अल्फा चेंज होगा, और वो नया अल्फा इस मिले फायरिंग एंगल किसको मिलेगा, हमारे कन्वर्टर वालों को। तो बेसिकली आप यहाँ पे डीसी लिंक में किसको देख के आप ये फायरिंग एंगल डिसाइड करते हो, करंट को मेजर करके। हम करंट को मेजर करते हैं क्योंकि हम ऊपर हमें हेडिंग ही लगाई करंट कंट्रोल, कांस्टेंट करंट कंट्रोल। हम डीसी लिंक में करंट को कैसे कांस्टेंट रखेंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पे रेफरेंस करंट और मेजर करंट को यहाँ पे एम्पलीफाई करते हैं। उसमें अगर मिसमैच आएगा एरर करंट, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेज जनरेट होगी। यहाँ पे जो एरर होगा वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज जनरेट होगा। और यहाँ पे हमारे पास एक और सिग्नल होती है, दैट इज ऑलरेडी जो हमारे पास रेफरेंस अल्फा होना चाहिए, और यहाँ पे मेजर्ड अल्फा। अगर इन दोनों में कोई चेंज आए तो इसके हिसाब से हमारा जो अल्फा जनरेटर जो फायरिंग एंगल को जनरेट करता है वो इसको फिर चेंज करेगा अकॉर्डिंगली, जो भी यहाँ पे एरर सिग्नल आएगी, ठीक है। जो भी यहाँ पे मिसमैच आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा फायरिंग पल्स चेंज हो जाएगा, और वो फायरिंग पल्स यहाँ पे हम कन्वर्टर सर्किट को देते हैं। तो बेसिकली हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे करंट को कंट्रोल कर रहे हैं बाय मेजरिंग द करंट एट द डीसी लिंक एंड द रेफरेंस करंट। तो ये आप सर्किट देख सकते हो। हमें तो लगता है आसान है, कल भी मैंने आपको बोला कि सर्किट हमें बिल्कुल आसान लगा है ब्लॉक डायग्राम को समझना, लेकिन बेसिकली ये सारे जो भी ब्लॉक डायग्राम्स है इनका एक अपना सर्किट बनेगा, और उनका प्रिसाइज ऑपरेशन और उनका मतलब कितना टाइम लेंगे वो ऑपरेट करने में, वो बहुत कम होना चाहिए। तो सर्किटरी आप देख सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होती है ये सर्किटरी, आसान काम नहीं होता है इसको डिजाइन करना। नेक्स्ट इज करंट एंड कांस्टेंट एक्सटेंशन एंगल कंट्रोलर, दैट इज गामा कंट्रोलर। अब ये तो हमने जो ऊपर देखा करंट कंट्रोल, ये कौन से सर्किट में हमने देखा, इन केस ऑफ
रेक्टिफायर सर्किट में हम रेक्टिफायर साइड से ये लगा सकते हैं, करंट कंट्रोल मेथड हम ये अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम रेक्टिफायर साइड। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें डीसी लिंक में किसको कंट्रोल करना है, हमें गामा को कंट्रोल करना है इन्वर्टर साइड से, तो हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। अब नीचे जो सर्किट है आप थोड़ा सा फोकस कीजिए इस सर्किट पे। अभी जब हमें करंट को कंट्रोल करना था तो ये सर्किट हमारा काम करेगा, ये वाला सर्किट काम करेगा। लेकिन जब हमें गामा को भी कंट्रोल करना है, एक्सटिंक्शन एंगल को कंट्रोल करना है, तो नीचे वाला सर्किट यहाँ पे काम करेगा, उस केस में ये सर्किट काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, इस ब्लॉक डायग्राम में हमने करंट कंट्रोल और कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोल को कंबाइन किया। ये साइमल्टेनियसली दोनों काम नहीं कर सकते, पहले एक काम करेगा और फिर जब वो ऑफ होगा फिर दूसरा काम करेगा, साइमल्टेनियसली ये दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एरर डिटेक्टर लगाया हमने, उसके बेस पे हमारा गामा डिसाइड होगा कि गामा को चेंज होना है कि नहीं, क्योंकि हमारा गामा पहले ही फिक्स होता है। फिर जब डीसी करंट जो आपको इन्वर्टर साइड से मिलेगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पे बायस वोल्टेज देते हो, तो इनमें फिर जो आपकी डीसी साइड से, इन्वर्टर साइड से अगर करंट मेजर्ड करंट डीसी लिंक में जो करंट है उसके हिसाब से आपने पहले ही गामा फिक्स किया होता है। अगर करंट चेंज होगा बाय सम फॉल्ट इन द लिंक, तो उसकी वजह से हम करंट भी डिस्टर्ब हो जाए, करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं फिर गामा को भी ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि हम गामा कंट्रोलर भी लगाते हैं फ्रॉम इन्वर्टर साइड। तो उस हिसाब से यहाँ पे एरर जनरेट होगा, मिसमैच की वजह से एक एरर जनरेट होगा और उस एरर के हिसाब से हमारा गामा भी चेंज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर कंपेरेटर हम लगाते हैं, तो उसके हिसाब से फिर हमारा गामा भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली, और वो गामा कंट्रोल फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वर्टर साइड से हम फिर ये अप्लाई कर सकते हैं गामा कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो बेसिकली वो ये कौन सा केस आएगा, ये वो वाला केस है जब इन्वर्टर साइड से भी हमें करंट को कंट्रोल करना पड़े और वो गामा को कंट्रोल करते हैं, और वो मतलब सीवियर कंडीशंस में ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसी नहीं तो हम गामा को फिक्स ही रखते हैं, अमूमन हमारा गामा चेंज नहीं, हम गामा को फिक्स रखते हैं अराउंड 10 to 15 डिग्रीज। लेकिन कुछ फॉल्ट्स ऐसे आते हैं कि हमें अगर इन्वर्टर साइड से 3 फेज फॉल्ट आ गया तो उस केस में करंट ज्यादा कम होगा, तो हमें फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, गामा को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसीलिए हम गामा दिस कांस्टेंट एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल भी किस साइड से लगाएंगे, इन्वर्टर साइड से। तो बेसिकली ये जो डायग्राम है इसमें दोनों कंट्रोल्स हमने कंबाइंड तरीके से हमें कनेक्ट किए, ताकि हम साइमल्टेनियसली इनको तो ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें नीड पड़ेगी उस हिसाब से हम दोनों किसी भी कंट्रोल को ऑन करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पावर को कंट्रोल करना है डीसी लिंक में अल्टीमेटली, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, डीसी लिंक में पावर हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। जब फॉल्ट आ जाए लिंक में या कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, हमें करंट को उस टाइम पावर को अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अमूमन नॉर्मल कंडीशन में क्या करना है, पावर को कांस्टेंट रखना है डीसी लिंक में। तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, करंट को कंट्रोल करते हैं और वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। फिर करंट और वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करते हैं, हम अल्फा को चेंज करते हैं, और हम इन्वर्टर साइड से गामा को चेंज करते हैं सीवियर कंडीशन में। अगर ऐसे भी फॉल्ट 3 फेज फॉल्ट आ गया तो उस केस में हम गामा को भी चेंज करते हैं। फिर अल्फा को चेंज करने के लिए हमने इतने मेथड्स पढ़े, हमने इंडिविजुअल फेज कंट्रोल पढ़ा आईपीसी, फिर हमने इक्विडिस्टेंस पल्स कंट्रोल पढ़ा। इक्विडिस्टेंस पल्स कंट्रोल में हमने 2 मेथड्स पढ़े, एक पल्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और पल्स फेज कंट्रोल। तो बेसिकली हमारा अल्टीमेट जो मकसद है वो पावर को कंट्रोल करना है, हमें पावर को डीसी लिंक में क्या करना है, उसको कांस्टेंट रखना है, मेंटेन करना है। तो आगे हम वही टॉपिक पढ़ेंगे कि पावर को हम डीसी लिंक में कैसे कंट्रोल करेंगे। तो बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक से पता चलेगा। अब देखिए, अगर हमें पावर को कंट्रोल करना हो तो पावर अल्टीमेटली कैसे हम कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर हमें पावर को कंट्रोल करना तो पावर को कैसे कंट्रोल करें, तो हमारे पास जो फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आई थी वो ऐसी कुछ थी। हमारे पास फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आई थी पूरे डीसी लिंक की, वो ऐसी कुछ थी हमारे पास। ये कौन सा है, अल्फा मिनिमम, मिनिमम फायरिंग एंगल, मिनिमम इसको इग्निशन एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द करंट कंट्रोल, सीसी करंट कंट्रोल ऑन द रेक्टिफायर साइड, दिस इज अल्फा मिनिमम ऑन द रेक्टिफायर साइड। तो ये रेक्टिफायर साइड की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज
ये आईडी करंट है इस एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज वीडी को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगी, तो मैंने आपको बताया ये हमारा रेक्टिफायर वाला कंट्रोल है। रेक्टिफायर साइड से हम अल्फा को भी चेंज करेंगे और करंट को भी मेंटेन करेंगे। सिमिलरली हमने फिर देखी थी कि इन्वर्टर साइड से हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आएगी, तो वहां पे हम गामा मिनिमम, कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोल सीईए, कांस्टेंट एक्सटिंक्शन एंगल कंट्रोलर, या इसको गामा कंट्रोल भी बोलते हैं, गामा मिनिमम भी बोलते हैं इस केस में, क्योंकि गामा को हमें कम से कम लेना पड़ता है, गामा को हम ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो आप देख लिया। और इन्वर्टर से करंट को कंट्रोल करना, तो करंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, सीसी कंट्रोलर। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा करंट भी इस हिसाब से डीसी लिंक में फ्लो करेगा। फिर हमने देखा था बीटा कंट्रोलर और वीडी कॉल, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट और लिमिटर लगा के हमने कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी आई थी हमारे पास, फाइनल कैरेक्टरिस्टिक, अगर आपको याद होगा तो आप पेज पलट के आप देख सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स मैंने आपको शेयर किया, तो ये आई थी हमारे पास फाइनल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो मैंने आपको क्या बताया था उस केस में, मैंने आपको बताया जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स, रेक्टिफायर साइड कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्वर्टर साइड कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे हमारे डीसी लिंक वर्क करेगी। दैट मीन डीसी लिंक में इसके अकॉर्डिंग यही इतना पावर फ्लो करेगा। तो पावर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो ऐसी कुछ आएगी, इस ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से ये हमारी पावर की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, ठीक है। लेकिन ये तब पॉसिबल है, इस केस में हम देखेंगे कि ये जो करंट कौन सा कंट्रोल, यहाँ पे कौन सा करंट कंट्रोलर इस ऑपरेटिंग पॉइंट काम कर रहा है, कौन सा करंट कंट्रोलर, रेक्टिफायर साइड वाला करंट कंट्रोलर। ये जो लाइन है कौन सा है, करंट कंट्रोलर ऑन द रेक्टिफायर साइड। तो आप यहाँ से ये चीज देख सकते हो, जब हम रेक्टिफायर साइड से करंट को कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसको आप मान सकते हो P1, यहाँ पे हमारा P1 करंट फ्लो कर रहा है, P1 पावर हमारा डीसी लिंक में फ्लो कर रहा है, ठीक है। दिस इज ओरिजिनल ऑपरेटिंग पॉइंट जब नॉर्मल कंडीशंस में, ये नॉर्मल कंडीशन में हमारा ये ऑपरेटिंग पॉइंट रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पे चेंज किया है इसको, अब देखिए कि अगर बाय सम मीन्स की हमारे रेक्टिफायर साइड से वोल्टेज चेंज हो गई, वोल्टेज में डिप आ गया, फॉल्ट आ गया, तो वोल्टेज कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा, वोल्टेज में डिप अल्फा मिनिमम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, अल्फा मिनिमम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वोल्टेज डाउन हो जाएगी रेक्टिफायर साइड से, तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पावर फ्लो करना चाहिए डीसी लिंक में, वो इस हिसाब से ये इतना पावर फ्लो करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पावर फ्लो है P1, इसको आप P2 से यहाँ पे लिख सकते हो, P2 से आप इसको डिनोट कर, तो P2 जो है वो P1 से बहुत कम है। जो P1 इस ऑपरेटिंग पॉइंट, पहले ओरिजिनल ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो डीसी में पावर फ्लो करा वो P1 था। लेकिन अब क्या हुआ कि रेक्टिफायर साइड से अगर हमारा फॉल्ट आ गया तो डीसी जो वोल्टेज है वीडी वो डिक्रीज हो जाएगी। जब वो डिक्रीज हो तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो इसको हमने नाम दिया यहाँ पे P2। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग करंट इतना फ्लो करेगा और वोल्टेज इतनी होगी डीसी लिंक में, तो पावर भी कम होगा। आप देख सकते हो पावर इज वोल्टेज इनटू करंट, डीसी के केस में, तो यहाँ पे पावर भी कम होगा, ठीक है। और इस मेथड में आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा करंट कंट्रोलर काम कर रहा है, सेकंड वाले ऑपरेटिंग पॉइंट में कौन सा करंट कंट्रोलर काम कर रहा है। इस ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से कौन सा करंट कंट्रोल काम कर रहा है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी, फिर मैंने आपको बताया कि अगर रेक्टिफायर साइड से वोल्टेज कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, और इसको हमने नाम दिया P2। तो आप P2 पे बताइए, P2 पे तो पावर कम है डीसी लिंक में, लेकिन ये जो P2 पावर है डीसी लिंक में, इस ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से कौन सा करंट कंट्रोलर काम कर रहा है, डायग्राम से देख लो, कैरेक्टरिस्टिक से कौन सा करंट कंट्रोलर काम कर रहा है। ये वाला करंट कंट्रोल काम कर रहा है। और ये कौन सा करंट कंट्रोल है, ये किस साइड में हमारा है, ये हमारा इन्वर्टर साइड से। तो आप देख सकते हो कि इस
पहले ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से हमारा कौन सा करंट कंट्रोलर काम कर रहा था, रेक्टिफायर वाला। लेकिन जब फॉल्ट आ गया, रेक्टिफायर साइड से फॉल्ट आ गया, सीईए, वो तो सीईए तो कांस्टेंट एक्सटेंशन एंगल कंट्रोल, वो तो गामा कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको आप क्यों मिक्स कर रहे हो, इसको मिक्स नहीं करना है, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना है यहाँ पे। तो करंट कंट्रोल तो ये है, क्योंकि इस हिसाब से करंट ये होगा यहाँ पे, नीचे आप देख सकते हो एक्सिस पे, ठीक है। तो करंट कंट्रोल हमारा इन्वर्टर साइड वाला इस रीजन में काम करेगा, क्योंकि जब रेक्टिफायर साइड से वोल्टेज कम हो जाएगी, वोल्टेज कम होगी, तो आप देख सकते हो कि करंट हमारा कम हो जाएगा, डीसी लिंक में करंट कम हो जाएगा। अगर आप उस केवीएल की इक्वेशन को याद करोगे तो हमारा करंट क्या होगा, वो कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से फिर करंट मेंटेन करना, वो हम इन्वर्टर साइड से इसको मेंटेन कर सकते हैं, हम इन्वर्टर साइड से करंट को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो सेकंड ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो इसमें करंट कंट्रोल एट द इन्वर्टर वाला काम करेगा। तो डीसी लिंक में जो पावर होगा इस अकॉर्डिंग वो P2 होगा, और P2 P1 से कम होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेकिन हमें मेंटेन करना है ना, हमें पावर को मेंटेन करना है डीसी लिंक में। तो इसको मेंटेन कैसे करें, तो इसमें हमारे पास एक तरीका है। या तो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, मैं इसको अलग से बना देता हूँ, दिस इज आईडी, दिस इज वीडी। हमारा मकसद है पावर को मेंटेन करना है, लेकिन इस हिसाब से तो हमारा पावर चेंज हो रहा है। तो पावर को कैसे मेंटेन करें, हम क्या चेंज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, या कौन सा कंट्रोल हम कौन से कंट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करेंगे ताकि पावर इसमें मेंटेन रहे डीसी लिंक में। तो इसके लिए हमारे पास तरीका है कि, एक मिनट मैं इसको ड्रॉ करता हूँ पहले। दिस इज गामा मिनिमम, दिस इज अल्फा मिनिमम फायरिंग एंगल, ठीक है। ये अल्फा मिनिमम है फ्रॉम द रेक्टिफायर साइड वाली कैरेक्टरिस्टिक, अल्फा मिनिमम वाली। दिस इज द करंट कंट्रोल ऑन द रेक्टिफायर साइड, ये रेक्टिफायर साइड वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिमिलरली इन्वर्टर वाली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, इससे गामा मिनिमम ऑन द इन्वर्टर साइड, मिनिमम सीए कंट्रोल जिसको हम बोलते हैं, जिससे करंट कंट्रोल ऑन द इन्वर्टर साइड। और दिस इज VDCOL, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट और लिमिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, ठीक है। यहाँ तक ले रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि इस ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से पावर हमारा कौन सा फ्लो करेगा डीसी लिंक में, जो हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग पॉइंट है ओरिजिनल, इसके हिसाब से हमारा पावर P1, इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां पे हमारा पावर वही ऑपरेटिंग पॉइंट डिसाइड करेगा। तो इसके हिसाब से इस ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से इतना करंट फ्लो करेगा, और वोल्टेज ये होगी, ये वोल्टेज होगी VD। तो पावर भी इस हिसाब से बनेगा, डीसी लिंक में फ्लो करेगा, ठीक है। इसको मैं नाम दिया P1, दिस इज द ओरिजिनल पावर फ्लोइंग द डीसी लिंक। फिर मैंने आपको क्या बताया कि बाय सम मींस की इन्वर्टर रेक्टिफायर साइड से वोल्टेज चेंज हो गई, फॉल्ट आ गया, कुछ हो गया रेक्टिफायर साइड, तो हमारी वोल्टेज क्या होगी, वो डाउन हो गई। वोल्टेज डाउन हो गई, तो इस हिसाब से हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक जो है, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, इसको हमने, इस पॉइंट पे जो पावर फ्लो करेगा डीसी लिंक में, दैट्स P2। तो P2 पावर फ्लो करेगा इस ऑपरेटिंग पॉइंट के हिसाब से। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये तो फिर चेंज हो रहा है, हमें पावर को मेंटेन करना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को मेंटेन करने के लिए हम इस पॉइंट पे हमें पावर को मेंटेन करना है, यहाँ पे हमें पावर को मेंटेन करना है। तो कैसे करें, हमें क्या करना है, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स को। और तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि और इस हिसाब से करंट कौन सा होगा, हमारा जो करंट कंट्रोलर है इन्वर्टर साइड से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होनी चाहिए। मतलब वो जब करंट कंट्रोल एट द इन्वर्टर साइड वो काम करेंगे, उसको हम ऑपरेशन में लाएंगे। और हम यहाँ पे अल्फा मिनिमम, अल्फा को चेंज करेंगे, फायरिंग एंगल को चेंज करेंगे, उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, अल्फा को चेंज करेंगे। और करंट कंट्रोलर हम इन्वर्टर साइड उसको चेंज करेंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट जो है यहाँ पे बनेगा फिर उस हिसाब से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट बनेगा P3, इस पे जो पावर फ्लो करेगा दैट विल बी P3।
तो आप देख सकते हो जो P3 है इसके हिसाब से करंट इतना फ्लो करेगा लिंक में, दैट मीन करंट को हमने बढ़ाया, लेकिन वोल्टेज अब वोल्टेज इतनी है सेम, वोल्टेज को हमने चेंज नहीं किया, लेकिन करंट को थोड़ा सा चेंज करके हमने पावर को मेंटेन किया। तो आप देख सकते हो कि हम कौन सा कंट्रोल यूज करके हम पावर को मेंटेन कर सकते हैं। हम इन्वर्टर साइड से करंट को मेंटेन कर सकते हैं, करंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, करंट कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं, तो हमारा उस हिसाब से करंट ये फ्लो करना चाहिए। और वोल्टेज रेक्टिफायर साइड से हमने कोई चेंज नहीं की, बिल्कुल वो यहाँ पे एरर की वजह से हमारी कैरेक्टरिस्टिक नीचे आ गया, अल्फा मिनिमम यहाँ पे आ गया था। तो अल्फा मिनिमम पे हमने क्या किया, इस वाली कंडीशन में हमने करंट कंट्रोल एट द इन्वर्टर साइड उसको ऑपरेट किया, तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जहाँ पे ब्लैक कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पे मीट हो रही है। तो आप देख सकते हो कि पावर हमारा P2 से बढ़ गया। ये जो P2 ऑपरेटिंग पॉइंट था, यहाँ पे इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे जो पावर फ्लो कर रहा था वो कम था, लेकिन हम चाह रहे कि पावर थोड़ा सा मेंटेन रहे, हमने डीसी में पावर को मेंटेन करना है। तो हमने क्या किया, करंट कंट्रोल लगाया इन्वर्टर साइड से, और हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट उसी हिसाब से शिफ्ट हुआ और पावर को हमने मेंटेन किया। एक और तरीका हो सकता था कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, एक और तरीका था, वो भी आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीडीसीओएल, वीडी कॉल भी बोलते हैं हम इसको, वीडीसीओएल वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिटर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करेंगे। अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करेंगे, ऊपर डायग्राम में दिखाऊंगा मैं ये चीज, यहाँ पे मिक्स हो जाएंगी चीजें। एक और तरीका है हमारे पास करंट पावर को मेंटेन रखने का डीसी लिंक में, वो क्या है आप देख लीजिए यहाँ पे। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है, ओरिजिनल, और अब थोड़ी सी चेंज हो गई, यहाँ से रेक्टिफायर साइड से वोल्टेज चेंज हो गई, तो हमारा सेकंड ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे आया था, तो इसके हिसाब से करंट इतना फ्लो करना चाहता है, लेकिन हमने देखा कि पावर बहुत कम है इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे। फिर हमने इसको थोड़ा सा इंप्रूव किया, तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे हुआ था जो हमने नीचे देखा। अब मैंने आपको बताया कि एक और तरीका है इसमें, वो क्या है कि अगर हम वीडीसीओएल की कैरेक्टर्स को चेंज करेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिटर जो हमारा कंट्रोल मेथड है, अगर हम इसको चेंज करेंगे, तो हम इसको अगर इसकी कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे, तो आप देख सकते इसके हिसाब से फिर जो ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख लो ये पॉइंट यहाँ पे मीट्स, कहीं पे मीट करेंगे, यहाँ कहीं पे मीट कर सकते हैं वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक अल्फा रेक्टिफायर साइड की, और वीडियो सीओएल इसका ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे कट करेंगे, लेकिन इस पॉइंट पे हमारा करंट क्या होना चाहिए था, फिर इस पॉइंट पे हमारा करंट यह होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि करंट के मैग्नीट्यूड को हमने यहाँ पे बढ़ाया, तो इस पॉइंट पे भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं डीसी लिंक को, ताकि हमारा पावर मेंटेन रहे डीसी लिंक में। तो डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट तरीके हमारे पास, हम इन्वर्टर साइड से करंट को कंट्रोल करोगे तो हम पावर को मेंटेन रख सकते हैं डीसी लिंक में, या आप वीडीसीओएल को चेंज करके आप पावर को मेंटेन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती है, ऑपरेटिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, लेकिन कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट जो कि हमें मतलब डिजायरेबल है, वो ये है कि हमें कम से कम अगर फॉल्ट भी आ जाए डीसी लिंक में हमारा पावर मेंटेन होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, करंट कंट्रोल लगाया इन्वर्टर साइड से, तो हमारा पावर यहाँ पे बिल्कुल मेंटेन हुआ। और या हम वीडीसीओएल वोल्टेज डिपेंडेंट करंट ऑर्डर लिमिटर को चेंज करके उसके पैरामीटर को चेंज करें, हमने बीटा को चेंज करें, हम ये चीज ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑपरेटिंग पॉइंट पे भी इसको P4 नाम दीजिए यहाँ पे, तो P4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पावर इसमें मेंटेन हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके है बेसिकली। ये अगर पहली कैरेक्टरिस्टिक जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अगर आपको समझ आए, तो आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हो कि हम पावर कितना फ्लो करेगा और पावर को कैसे मेंटेन करेंगे हम बाय इंट्रोड्यूसिंग सम चेंजेस, ठीक है। मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा इसका, पावर कांस्टेंट पावर कंट्रोल, बेसिकली यही है। कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई तो आपको बस पॉइंट्स यहीं से निकालना है कि P1, P2 और P4 इनको डिफाइन करना है कि इस P1 ऑपरेटिंग पॉइंट पे कितना पावर फ्लो करेगा, P2 पे कितना पावर फ्लो करेगा, सिमिलरली P4 पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आसान है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं पावर कंट्रोल वाले मेथड में। लेकिन जो हमने वो मेथड पढ़े हैं ईपीसी और आईपीसी, वो इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि हम ईपीसी क्यों यूज करते हैं, आईपीसी में क्या दिक्कत है, उसमें उसकी क्या ड्रॉबैक्स थी, ठीक है। वो मैंने नोट्स भी दिए हैं आपको।
आप नोट से देख लो वो पॉइंट्स, क्या ड्रॉबैक्स थी, वो हार्मोनिक्स का, बाकी चीजें, या ऑसिलेशंस आती थी, रेजोनेंस, सिस्टम में रेजोनेंस आ सकती है हमारे, अगर हार्मोन्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होगी तो रेजोनेंस होती है। तो आपको पता है रेजोनेंस पे यहाँ पे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो जाएगी सिस्टम में। तो ऑसिलेशंस बिल्कुल उनको डैम्प करना फिर और मुश्किल हो जाएगा, तो फिर डैम्पिंग सर्किट और लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आईपीसी हम क्यों नहीं यूज करते। यहाँ पे ईपीसी में हमारे पास वो चीजें नहीं आई थी, हमारे यहाँ पे खाली कैरेक्टरिस्टिक्स हार्मोनिक थी ईपीसी में। तो नॉन कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनी ईपीसी में नहीं आते सर्किट में, ठीक है। तो आप देख सकते हो, बाकी मैं नोट्स आपको शेयर करूंगा। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसमें ज्यादा मतलब 10-12 मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट का। वो है कि हम डीसी लिंक को स्टार्ट करना, वो डीसी लिंक को स्टॉप करना। तो स्टार्टिंग अप डीसी लिंक हम कैसे करते हैं, जो कि हमें मैंने अभी आपको बताया कि हम एब्रप्टली अल्फा को 30 पे नहीं रखेंगे या 120 पे, और हमारा जो डीसी लिंक में पावर होगा, वो जो करंट होगा वो 5 किलो एम्पियर फ्लो करेगा, 10 किलो एम्पियर फ्लो करेगा, और वोल्टेज इतनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं करते, हम ग्रेजुअली चेंज करते हैं, इन्वर्टर साइड से भी और रेक्टिफायर साइड से भी। गामा को चेंज करते हैं, हम गामा को पहले चेंज करते हैं, अल्फा को चेंज करते हैं, ताकि एक हमारा जो सिस्टम है वो एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाए। जब स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगा तो उसके बाद हम फिर फिक्स कर देते हैं वैल्यूज गामा के, अल्फा के, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं डीसी लिंक को। तो डीसी लिंक स्टार्ट अप मेथड में हमारे पास दो तरीके हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप बोलोगे तो आज ही डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग अप ऑफ डीसी लिंक में हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है हमारे पास स्टार्ट अप विद लॉन्ग गेट पल्स, और एक होता है कि स्टार्ट अप विद शॉर्ट गेट पल्स, ठीक है। कितना टाइम के लिए हम गेट पल्स देंगे। अगर शॉर्ट टाइम के लिए देंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आती है कि हमने पल्स दे दी छोटे से ड्यूरेशन के लिए, और अभी हमारा जो करंट है थायरिस्टर में, वो होल्डिंग करंट से इंक्रीज नहीं हुआ। जब वो होल्डिंग करंट से नीचे रहेगा तो हमारा थायरिस्टर उस केस में ऑफ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको पूरा जब तक वो ऑन नहीं होगा, करंट हमारा होल्डिंग करंट से, आपने पढ़ा होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट। तो वही चीज है, जब तक हमारा करंट बढ़ेगा नहीं तब तक एनोड से कैथोड तक की तरफ जो करंट फ्लो करता है, जब वो बढ़ेगा नहीं तब तक हम गेट पल्स को नहीं हटाएंगे। मैं नोट शेयर करूँ, आप देख लेना, वो इसमें खाली थ्योरी है, थ्योरी को समझना है वो चीज, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, बस थ्योरी से आपको कंसेप्ट समझना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। मेरे ख्याल से आपका चैप्टर मान लो खत्म हो गया अब। ये सबसे, इस एचवीडीसी सब्जेक्ट का सबसे ड्राई यूनिट था ये, कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, ठीक है। थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन अगर आप इनको रिवाइज करोगे, लेक्चर को, नोट्स को रिवाइज करोगे, इतना मुश्किल नहीं है। अब आगे जो भी है ना, आसान है। अब हम डिजाइन करना है, फिल्टर डिजाइन करना है, एक यूनिट आएगा, हार्मोनिक्स को कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो वो आसान है, इसमें ज्यादा मुश्किल है नहीं। मैथमेटिकल है वो पोर्शन, और मैथ सबको आता है, उसमें देखेंगे हम आगे। बाकी एचवीडीसी लाइट होगा, एमटीडीसी कंट्रोल, एमटीडीसी सिस्टम, तो वो हम देखेंगे। तो मेजर पोर्शन जो आपके सिलेबस का है वो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। और सबसे ड्राई जो टफ यूनिट है वो आपने कंप्लीट किया, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट्स को भी दिक्कत आती, टीचर को भी दिक्कत आती है इसको समझाने में, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो जाती है चीजें। तो इसीलिए थोड़ा सा फिर टॉपिक नॉर्मल से थोड़ा अजीब ही लगता है पढ़ाना भी और पढ़ना भी, ठीक है। आप एक काम कर लो, आप अटेंडेंस कर लो, तो आप में से कोई अटेंडेंस कर लो, और अटेंडेंस ग्रुप में शेयर, नोट्स में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, अटेंडेंस हो गई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो स्टार्टअप वाला मैं आपको शेयर करूंगा नोट्स, अगर आपको उसमें दिक्कत आई तो हम देखेंगे फिर, ठीक है।
नया यूनिट स्टार्ट करेंगे अगली बार, अगली क्लास।